सबसे पहले सुप्रीम डीमन एम्परर बनने के बाद मैं अपनी असली पहचान छिपाता हूँ और सारफेन से शादी कर लेता हूँ, जिस पर उसी रात मेरे अंदर डिवोर्स सिस्टम जाग जाता है। अगर मैं डिवोर्स करता हूँ तो मेरी आधी कल्चरेशन पावर उसके पास चली जाती है, लेकिन बदले में मुझे वही पावर 10 लाख गुना बढ़कर वापस मिलती है, इतनी कि इस पूरी दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जो बात सिस्टम नहीं जानता वह यह है कि मैं पहले ही लगातार लड़ाई और किलिंग से थक चुका हूँ। अब मैं सिर्फ एक शांत और आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसके बाद 1000 साल गुजर जाते हैं, मेरे 2 बेटियां और एक बेटा होता है और जिंदगी पूरी तरह खुशहाल फील होती है। लेकिन फिर वह दिन आता है जब सरफेन एम्परर रैंक तक पहुंच जाती है और सबके सामने मुझसे डिवोर्स की मांग करती है। मुझे एक वजह दो। जिसके जवाब में वह धीमी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। मैंने इमैन्कुलेट एम्परर थ्रोन अवेकन किया है और ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए मुझे अपने सारे इमोशनल बॉन्ड्स खत्म करने होंगे। यह कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती। जिस पर मुझे यह सब लगभग हंसी जैसा लगने लगता है। मेरे ऊपर और बच्चों के ऊपर वह पावर को चुनती है। तभी उसका मास्टर स्वर तेज आवाज में बीच में बोल पड़ता है, सरफेन, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारी एम्परर ऑरा लगभग पूरी हो चुकी है। अगर अभी कोई रुकावट आई तो शायद तुम कभी एब्सोल्यूट पीक तक नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही सिल्वारा कुछ फील करती है। एक ऐसी किलिंग इंटेंट पूरे माहौल में फैलती है कि वह वहीं ठिठक जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी पहाड़ उसके ऊपर दबाव बना रहा हो, जिस पर वह तुरंत उस दिशा में देखती है जहां से यह ऑरा आ रही होती है। और जिस इंसान की वजह से उसका खून तक ठंडा पड़ रहा होता है वह यहीं खड़ा होता है। वह मैं हूं, एक ऐसा आदमी जिसने अभी तक एम्परर रैंक भी हासिल नहीं की है। उसी समय साराफीन आगे बढ़ती है और लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इतने साल हमने साथ बिताए हैं, बस मुझे जाने दो। जिस पर मैं उसकी आंखों में सीधा देखता हूँ और अपनी विल सीधे उसकी सोल में भेज देता हूँ। बताओ, क्या कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है? यह उसके लिए सच बोलने का आखिरी मौका होता है। सारफेन पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, उसने ग्रैंड एम्परर रियलम ब्रेक थ्रू कर लिया है, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर इंसान ही उसकी सोल सी में इस तरह अपनी विल घुसा सकता है। वह अविश्वास से अपने पति को देखती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से मजबूत हो जाती हैं। कोई नहीं, आई एम सॉरी। यह सुनते ही मेरा चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। तो फिर मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। इसके बाद मैं अपना हाथ उठाता हूँ और हेवेंस बॉन्ड मार्क, जो हमारे बॉन्डेड पार्टनर्स बनने के समय बना था, टुकड़ों में टूट जाता है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, डिवोर्स कंप्लीट। सरफेन की कल्चरेशन पावर तुम्हारे मुकाबले लगभग ना के बराबर है। तुम्हारी करीब आधी पावर अब उसके पास ट्रांसफर हो रही है और अगले ही पल मेरी आधी कल्चरेशन पावर गायब हो जाती है, जिस पर सरफेन सीधे ग्रैंड एम्परर रियलम के फर्स्ट स्टेज से थर्ड सब स्टेज तक पहुंच जाती है। यह देखकर सिल्वारा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इनक्रेडिबल, यह सच में इनक्रेडिबल है। हाँ, इमैकुलेट एम्परर थ्रोन वास्तव में सारे बॉन्ड्स काटने की मांग करता है। यह डिवोर्स बिल्कुल सही फैसला था। तभी सिस्टम फिर से बोलता है, मिलियन फोल्ड कल्चरेशन रिटर्न सक्सेसफुल। हालांकि प्लेयर की आधी कल्चरेशन पावर का 10 लाख गुना इस दुनिया की क्षमता से कहीं ज्यादा है, इसलिए इसे फिलहाल प्लेयर की सोल सी में स्टोर किया जाएगा। जब भी जरूरत हो, जितनी चाहो उतनी पावर ड्रॉ कर सकते हो। फ्रेंडली रिमाइंडर, यह दुनिया प्लेयर की पूरी पावर रिलीज होने को हैंडल नहीं कर सकती। अगर पूरी पावर एक साथ रिलीज हुई तो रियलिटी तक फट सकती है, इसलिए सावधान रहिए। गलती से भी इस ग्रह के हर लिविंग बीइंग को खत्म मत कर दीजिएगा। मैं सिस्टम नोटिफिकेशन को देखता हूँ, लेकिन मुझे जरा भी खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरे सामने एक बच्चा रो रहा होता है और दूसरा पूरी तरह खामोश खड़ा होता है। डैड, क्या आप लोग सच में अलग हो रहे हो? जिस पर मैं धीरे से मोची के माथे पर हाथ फेरता हूँ। मोची, मत रो, मैं वादा करता हूँ डैड हमेशा तुमसे प्यार करेगा। अब मेरे अंदर बची हुई सारी गर्माहट सिर्फ मेरे बच्चों के लिए होती है। वहीं दूसरी तरफ सेराफीन जानती है कि इमैकुलेट एम्परर थ्रोन सिर्फ रोमांटिक बॉन्ड्स खत्म करने की मांग करता है, इसलिए वह बच्चों को अपने पास रखना चाहती है। किड्स, मैंने पहले भी तुमसे पूछा था, क्या तुमने फैसला कर लिया है? तुम मेरे साथ रहोगे या अपने फादर के साथ जाओगे? यह सुनकर LRA अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच लेती है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं, लेकिन कोई भी बच्चा तुरंत जवाब नहीं देता। तभी सिल्वारा एक ब्लेड और एक स्वॉर्ड निकालती है। रेन, LRA, ये दोनों लेजेंडरी वेपन्स तुम्हारी मदर ने पहले से तुम्हारे लिए तैयार करवाए थे। यहाँ आओ, ये तुम्हारे हैं। अगर तुम अपनी मदर के साथ रहोगे तो तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी गिफ्ट्स और उसके रिसोर्सेज के सहारे एक दिन एम्परर रैंक तक पहुंचना तय है। जिस पर रेन, जो अब तक जमीन की तरफ देख रहा होता है, आखिरकार हिलता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है। फादर, आई एम सॉरी, मैं मदर के साथ जाना चाहता हूँ। मैं धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें गाइड नहीं कर पाऊंगा। अपनी मदर की बात सुनना और मेहनत से ट्रेनिंग करना। इसके बाद वह उठता है और सारफेन की तरफ चल देता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, सिल्वारा जल्दी से वॉरब्लेड उसके हाथ में पकड़ा देती है, जिस पर रेन उसे देखकर ऐसे खुश हो जाता है जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया हो। फिर सिल्वारा संतुष्ट मुस्कान के साथ LRA की तरफ देखती है। LRA, इधर आओ, यह स्वॉर्ड तुम्हारी है। लेकिन यह सुनकर भी LRA की मुट्ठियां ढीली नहीं पड़ती। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन सारफेन
सार्फेन के पास पहुंचने के बाद वह अपनी मदर को घूरती है, फिर अपने भाई को पूरी नफरत भरी नजर से देखती है और अगले ही पल मुड़कर सीधे मेरी तरफ चली आती है। फादर, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और मेरे अंदर जमी हुई बर्फ जैसे पिघलने लगती है। एलआरए, क्या तुम्हें यकीन है? लेकिन एलआरए अपनी मदर की तरफ देखती तक नहीं। सरफेन, मैं अभी छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैं सब समझती हूँ। जिस पर सरफेन समझाने की कोशिश करती है। एलआरए, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें पूरी स्थिति समझ नहीं आ रही। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर तुम अपने फादर के साथ गई तो कभी एम्परर रैंक तक नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन एलआरए बिना हिचकिचाए जवाब देती है, तुम लोगों के बिना भी मैं खुद एम्परर रैंक तक पहुंच जाऊंगी। जैसे ही रेन कुछ बोलने की कोशिश करता है, एलआरए उसे बीच में ही रोक देती है। एक शब्द भी मत बोलो। अगर तुमने एक और बात कही तो मेरा कोई भाई नहीं रहेगा। वह पूरी तरह जानती है कि वह क्या कर रही है, क्योंकि एक ऐसी मदर के मुकाबले जो हमेशा ट्रेनिंग में व्यस्त रही, उसके फादर का प्यार कभी एक भी चीज मिस नहीं करता। यह सुनकर रेन सिर झुका लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि उसकी बहन इमोशन में बहकर गलत फैसला ले रही है। उसे यकीन होता है कि उनकी मदर के रिसोर्सेज के बिना वे दोनों अपनी जनरेशन के टॉप प्रोडिजीज कभी नहीं बन पाते। उधर आसपास खड़े लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं। सरफेन सीधे लेट स्टेज ग्रैंड एम्परर रियलम तक पहुंच गई है। इतना टैलेंट होने का मतलब है कि वह सेलेस्टियल रेल्म की सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनेगी। उसका साथ छोड़ना उस लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन सैराफीन समझ जाती है कि एलआरए अपना फैसला कर चुकी है, जिस पर वह अपनी छोटी बेटी की तरफ मुड़ती है। मोची, और तुम? मोची मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। मदर बहुत बुरी है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। यह सुनकर सार्फेन के चेहरे पर अनगिनत भाव उभर आते हैं। मोची, इधर आओ। मैं सेलेस्टियल रियलम के सबसे मशहूर कुलिनरी मास्टर्स को हायर करूंगी। वे तुम्हारे लिए हर दिन स्वादिष्ट खाना और पेस्ट्रीज बनाएंगे। आप बुरी इंसान हो, मुझसे बात मत करो। डैड, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपनी छोटी बेटी का टूटा हुआ चेहरा देखता हूँ। मोची, अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा आराम करो। डैड को बस एक पल चाहिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मोची मेरी बाहों में सो जाती है, जिस पर मैं उसे एलआरए को सौंप देता हूँ और सरफेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ, ठंडा और पूरी तरह डिटैच्ड। कुछ देर पहले डिवोर्स फाइनलाइज होने के बाद मुझे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस पल मेरी बेटियों ने मुझे चुना, उसी पल मेरे सामने एक नई राह खुल जाती है। ग्रैंड एम्परर रियलम, इम्प्रेसिव विदडिए। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम हमारी बेटियों से भी ज्यादा स्ट्रांग बनो। मैं इससे ज्यादा क्रूर कुछ नहीं कहता, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं सच में इस औरत से प्यार करता था, लेकिन अगले ही पल मैं स्वर का गला पकड़ लेता हूँ। तुमने मेरे बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए हर ट्रिक इस्तेमाल की। तुम अभी भी जिंदा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम उसकी मास्टर हो, और क्योंकि मेरे बच्चे देख रहे हैं, वरना अब तक तुम मर चुकी होती। इसके बाद मैं उसे एक तरफ फेंक देता हूँ और अपने बेटे की तरफ मुड़ता हूँ। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। फिर मैं यारा और अपने पुराने दोस्त होल्ड के पास जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, वापस आने का कोई इरादा नहीं है। इसे मेरा फेयरवेल समझो। यह सुनकर होल्ट की आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई देता है, क्योंकि अभी जो दोनों लेजेंडरी वेपन्स स्वरा ने निकाले थे वे उसी ने बनाए थे। केन, मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहता, चलो साथ चलते हैं। जिसके जवाब में मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं होल्ट, मैं डीमन रियलम जा रहा हूँ, वहीं मेरा घर है। अपना सोल मैसेज जेड हमेशा साथ रखना। अगर कभी मुझे ढूंढना चाहो डीमन रियलम आ जाना, मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। अपना ख्याल रखना। इसके बाद मैं आसमान में उठता हूँ और पहली बार अपनी असली कल्टिवेशन ऑरा को खुलकर सांस लेने देता हूँ। फिर अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर आसमान में दूर निकल जाता हूँ। यह देखकर पूरा क्राउड जम जाता है। वह डीमन रियलम का इंसान है, और सिर्फ डीमन रियलम का नहीं बल्कि पीक ग्रैंड एम्परर रियलम का एक्सपर्ट है। फिर भी वह इतने सालों से सेलेस्टियल रियलम में रह रहा था, किसी को पता कैसे नहीं चला। यह सुनकर सार्फिन की आंखें फैल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह पूरे 1000 साल तक धोखे में रही। तभी स्वर बोल पड़ती है। सरफेन, वह आदमी डीमन रियलम से है, तुमने उसे छोड़कर बिल्कुल सही किया। जिस पल उसने तुम्हें लेट स्टेज ग्रैंड एम्परर रियलम में पहुंचते देखा, उसका ईगो टूट गया, और जब तुम पीक रियलम तक पहुंच जाओगी, तुम्हारी पावर उसे पूरी तरह कुचल देगी। जिस पर सार्फिन हल्का सा सिर हिलाती है। अब उसका टैलेंट उस स्तर तक पहुंच चुका होता है जहां वह डीमन रियलम के पिछले 10 करोड़ सालों में पैदा हुए सबसे ताकतवर डीमन एम्परर के बराबर खड़ी हो सकती है। इसके बाद करीब आधे घंटे बाद मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ सेलेस्टियल रियलम और डीमन रियलम की बॉर्डर लाइन पर खड़ा होता हूँ। लरा, मोची, हमारे सामने डीमन रियलम है, क्या तुम दोनों डर रही हो? जिसके जवाब में लरा तुरंत कहती है, डैड हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। और फिर मोची भी जल्दी से सिर हिलाती है। बिल्कुल सही, मोची को भी बिल्कुल डर नहीं लगता। यह सुनकर मैं मुस्कुराते हुए दोनों के सिर पर हाथ फेरता हूँ। तुम्हें सच में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड बहुत लंबे समय से अनबीटेबल हैं। जिस पर एलआरए मुझे अजीब नजरों से देखती है। डैड, क्या आप सच में इतने अनबीटेबल हो? आपने तो हमेशा हमें सिखाया है कि दुनिया में हमेशा कोई न कोई हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और कभी एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। जिसके जवाब में मैं हंस पड़ता हूँ। वह रूल तुम लोगों पर लागू होता है, लेकिन तुम्हारे डैड एक्सेप्शन है, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जिसके बारे में बाकी सब लोग बात करते हैं। यह सुनकर एलआरए अपना मुंह ढककर जोर से हंसने लगती है। डैड, आप सच में बहुत शेमलेस हो। हाँ, डैड की बात में थोड़ा लॉजिक तो है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। मैं अपनी दोनों बेटियों को हंसते हुए देखता हूँ और मेरे अंदर बचा हुआ हर अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगता है।
ठीक है, चलो चलते हैं। डैड तुम्हें डीमन रियलम घुमाने ले जा रहे हैं, बुलाता कहते हैं। यह सुनते ही मोची की आंखें चमक उठती हैं। डैड, डीमन रियल में अच्छा खाना बहुत मिलता है क्या? बहुत ज्यादा। और मैं एक पुराने डीमन को जानता हूँ जिसकी कुकिंग पूरी तरह लेजेंडरी है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है। इसके बाद कुछ ही देर में मैं उन्हें जमीन के काफी नीचे लेकर पहुंच जाता हूँ। डैड, हम कहाँ हैं? ये मेरा पुराना वॉल्ट है जब मैं डीमन रियलम में रहता था। फिर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, रेन को अभी एक लेजेंडरी वॉबलेट मिला है ना? तो अब डैड अपनी वेपन्स तुम दोनों को देने वाले हैं। ये कहते ही मैं अंधेरे की तरफ देखकर आवाज लगाता हूँ, लिटिल शैडो, कहाँ चले गए तुम? मैंने तुम्हें यहीं रुकने को कहा था। मैं इतना इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारा कोई निशान तक नहीं है। इसके बाद मैं एक इनकेंटेशन बोलता हूँ और अगले ही पल लावा के अंदर से एक स्वॉर्ड और काले रंग का आर्मर बाहर निकल आता है। यह ब्लड मिस्ट आर्मर है। जब मैं डीमन रियलम पर रूल करता था तब यही आर्मर पहनता था। अब समय आ गया है कि यह फिर से दिन की रोशनी देखे। अगले ही पल सोर्ड मेरी हथेली में आ जाती है, जिस पर मैं LRA की तरफ मुड़ता हूँ। LRA, इस लेजेंडरी सोर्ड का नाम 9 क्राउन सेलेस्टियल स्लेयर है, लेकिन मुझे इसका असली नाम ज्यादा पसंद है, ग्रज। और आज से यह तुम्हारी है। इसके बाद मैं सोर्ड की तरफ देखता हूँ। ग्रज, यह मेरी बेटी है, मेरे लिए सबसे कीमती। आज से इसकी अच्छी तरह सेवा करना। यह सुनते ही सोर्ड हल्के से कंपन करती है, जैसे उसने मेरी बात मान ली हो, जिस पर मैं मुस्कुराता हूँ। LRA, इसे ले लो। लेकिन LRA तुरंत सिर हिला देती है। डैड, मैं नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है और मेरी कल्चरेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं ऐसी स्वॉर्ड चला सकूं। क्योंकि वह साफ महसूस कर रही होती है कि इस स्वॉर्ड की ऑरा उसके भाई की ब्लेड से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। जिसके जवाब में मैं शांत आवाज में कहता हूँ, LRA, इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे ब्लड लाइन से हो। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लायक तुम नहीं हो। सिर्फ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शायद तुम खुद नहीं चाहती। यह सुनकर LRA हंस पड़ती है। डैड, यह सुनने काफी कूल था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा फनी लगा, जिस पर मैं भी हल्का सा हंसता हूँ। तो फिर इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब हम डीमन रियलम में हैं और यहाँ मुझे खुद को थोड़ा अलग तरीके से कैरी करना पड़ेगा। ये जगह बहुत ब्रूटल है, सिटेलियल रियलम की सोशल नाइसिटीज जैसी नहीं। यहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती है, सबसे जोर से कौन मार सकता है। यही यहाँ का लॉ है। इसलिए डैड को यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम दोनों पूरी तरह इक्विप्ड रहो। इसके बाद मैं स्वॉर्ड उसके हाथों में रख देता हूँ। फिर मोची की तरफ मुड़ता हूँ। मोची, डैड के पास तुम्हारे लिए भी कुछ स्पेशल है। जिस पर ब्लड मिस्ट आर्मर अचानक छोटा होने लगता है और धीरे धीरे मोची की तरफ उड़ता है। डैड, क्या यह मेरे लिए है? लेकिन यह थोड़ा अगली लग रहा है। यह सुनते ही आर्मर सचमुच कांप जाता है, जिस पर मुझे हंसी आ जाती है। ब्लड मिस्ट आर्मर, सुना तुमने? मेरी बेटी को तुम्हारा यह रूप पसंद नहीं आया। अपना रूप बदलो, ऐसा बनो जिसे कोई बच्चा पसंद करे। अगले ही पल वह डरावना काला आर्मर बदलकर बेहद प्यारा और क्यूट बन जाता है, जिस पर मोची की आंखें चमक उठती हैं। मैं आर्मर को थम्स अप देता हूँ। मोची, अब पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया, सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इसका नया नाम रखो। तुम इससे बात कर सकती हो, इसका कलर बदल सकती हो, इसे इनविजिबल कर सकती हो, छोटा या बड़ा कर सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। यह सुनकर मोची हैरान रह जाती है। वाओ, ये इतना सब कर सकता है? ठीक है, मुझे नाम सोचने दो। वह अपनी उंगली मुंह में दबाकर सोचने लगती है और फिर अचानक खुश होकर बोलती है, मिल गया, मैं इसका नाम डोनट रखूंगी। जैसे ही यह नाम रखा जाता है, ब्लड मिस्ट आर्मर ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसकी आत्मा को चोट पहुंच गई हो, जिस पर मैं हंसते हुए उसे थपथपाता हूँ। सुना तुमने, आज से तुम्हारा नाम डोनट है। आर्मर तुरंत सहमति में हिलने लगता है यह भी मान गया। वहीं दूसरी तरफ LRA पूरी तरह चुप हो जाती है। इसके बाद मैं लावा के अंदर हाथ डालकर कई डीमन क्रिस्टल्स निकालता हूँ जो कल्चरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वॉल्ट छोड़ने से पहले भी मैं सोचता रहता हूँ कि आखिर लिटिल शैडो गया कहाँ। मैंने उसे इस वॉल्ट की रक्षा करने का आदेश दिया था और मेरा इरादा था कि वह मेरी बेटियों की सुरक्षा भी करे, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिलता। इसके बाद हम अंडरग्राउंड वॉल्ट छोड़ देते हैं और मैं अपनी बेटियों को शैडो वेल सिटी लेकर पहुंचता हूं। यहाँ एक पुराना एक्वाइंटेंस रहता है। उसका कल्टीवेशन सैंक्टम मेरी बेटियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। शैडो वेल सिटी की सड़कों पर चलते हुए LRA चारों तरफ देखती है। डैड, यह सिटी मेरी इमेजिनेशन जैसी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगा था यहाँ हर जगह केओस होगा, लेकिन तभी वह अचानक आसमान की तरफ देखकर चिल्लाती है, डैड देखो, ऊपर लोग लड़ रहे हैं। हम आसमान की तरफ देखते हैं, जहां कुछ आदमी एक रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। इसे जाने नहीं देंगे, आज की रात मजेदार होने वाली है। दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, मजा बाद में, पहले वह चीज मायने रखती है जो इसके पास है। हालांकि देखने में यह काफी खूबसूरत है। यह देखकर LRA तुरंत मेरी तरफ देखती है। डैड, वे लोग उसे टारगेट कर रहे हैं, तो तुम उसकी मदद करना चाहती हो? मैं पहले से जानता हूं कि मेरी बेटी ऐसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकती। जिस पर LRA थोड़ी झिझकती है। शायद मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। रुको, मैं अभी भी सेलेस्टियल रियलम के तरीकों से सोच रही हूँ। अगर मैंने दखल दिया और बाकी लोग भी मेरे खिलाफ आ गए तो? लेकिन मैं बिल्कुल बेफिक्र दिखाई देता हूँ। जितने भी आएंगे डैड संभाल लेंगे। जाओ और जो करना चाहो करो।
किसी बात की चिंता मत करो, बस यही सुनना LRA के लिए काफी होता है। डैड, मैं जा रही हूँ, जाओ और अपनी नई स्वॉर्ड को अच्छे से टेस्ट भी कर लेना। अगले ही पल LRA बिजली की तरह गायब हो जाती है और रेड ड्रेस वाली लड़की के पास पहुंच जाती है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, यह कहते हुए वह स्वॉर्ड घुमाती है और सिर्फ एक फ्लैश में एक अटैकर की मौत हो जाती है। यह देखकर बाकी चारों आदमी तुरंत सतर्क हो जाते हैं, खासकर तब जब वे LRA के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड को देखते हैं। उधर रेड ड्रेस वाली लड़की की उम्मीद फिर से टूटने लगती है। एक पल पहले उसे राहत मिली थी, लेकिन अब उसे लगता है कि कोई भी मदद मुफ्त में नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ LRA अपनी स्वॉर्ड को देखकर शॉक रह जाती है। ये उसके भाई के वेपन की ही कैटेगरी की स्वॉर्ड है, लेकिन सिर्फ एक कैजुअल स्विंग ने किसी की जान ले ली। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, सब लोग सुनो, सेलेस्टियल रियलम की एक आउटसाइडर डीमन रियलम में घुस आई है और इसने हमारे लोगों में से एक को मार दिया। इसके पास 10th टियर सोर्ड है, इसे मिलकर मार गिराओ, जो इसे मारेगा सोर्ड उसी की होगी। यह सुनते ही चारों दिशाओं से डीमन रेल्म फाइटर्स टूट पड़ते हैं, लेकिन LRA बिल्कुल शांत रहती है और मुझे सोल मैसेज भेजती है, रेडी? जिसके जवाब में मैं मुस्कुराता हूँ। जितनी ताकत से चाहो अटैक करो, मुझे उसकी सुरक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि यहाँ मौजूद हर चीज मेरे कंट्रोल में होती है। जिस पर LRA पूरी ताकत से भीड़ के बीच टूट पड़ती है और रेड ड्रेस वाली लड़की को लोग लगभग भूल ही जाते हैं। वह LRA को चारों तरफ से घिरा हुआ देखती है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं। अभी भागना सबसे आसान विकल्प है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह दांत भींचती है और LRA के साथ लड़ने का फैसला कर लेती है, जिस पर वह वापस बैटल में कूद पड़ती है। मैं उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाता हूँ। बुरा नहीं, इस लड़की में ऑनर है, कम से कम भागी तो नहीं। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस होता है। रुको, ये लड़की किसी जानी पहचानी इंसान जैसी क्यों लग रही है? मैं आगे सोच ही रहा होता हूँ कि तभी एक ठंडी और खतरनाक आवाज पूरे आसमान में गूंजती है, 10th टियर स्वॉर्ड, आज का दिन सच में भाग्यशाली है, तुम दोनों इसे मुझे सौंप दो। यह सुनते ही बाकी लोग घबरा जाते हैं। बुरा हो गया, वह सीक्रेट किंग रेल्म कल्टिवेटर है, उसके सामने यह सोर्ड पाना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल उस बूढ़े आदमी की नजर मुझ पर पड़ती है और उसकी आवाज गले में अटक जाती है, ग्रैंड एम्परर रेल्म। यह जूनियर अंधा था। सीनियर, आप जारी रखिए, मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन मैं उसे रोक देता हूँ। रुको, मुझे अभी कुछ सेकंड पहले वाला तुम्हारा घमंडी रवैया काफी पसंद आया था। यह सुनते ही वह बूढ़ा आदमी बिना एक पल गंवाए अपनी दोनों भुजाएं खुद तोड़ देता है। मैं गलत था, कृपया दया कीजिए। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। अच्छा है, कम से कम जरूरत पड़ने पर समझदारी दिखा लेते हो। धन्यवाद सीनियर, मेरी जान बख्शने के लिए। और अगले ही पल वह गायब हो जाता है। फिर मैं आसमान में मौजूद बाकी फाइटर्स की तरफ देखता हूँ। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग जारी रखो। यह सुनकर LRA मन ही मन सोचती है, तो ग्रैंड एम्परर रियल फादर होने का एहसास ऐसा होता है। लेकिन उसके आसपास मौजूद फाइटर्स बेवकूफ नहीं होते, वे सभी एक साथ भागने की कोशिश करते हैं। जिस पर मैं सिर्फ अपना हाथ उठाता हूँ और अगले ही पल एक कंटेनमेंट बैरियर पूरे आसमान को सील कर देता है। नहीं, वे पूरी ताकत से बैरियर पर अटैक करते हैं, लेकिन बैरियर हल्का सा भी नहीं हिलता। जिस पर LRA और रेड ड्रेस वाली लड़की तुरंत अटैक शुरू कर देती हैं और सिर्फ 2.5 मिनट बाद जितने भी फाइटर्स LRA पर टूट पड़े थे, उन सभी की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी होती हैं। इसके बाद LRA तेजी से मेरे पास लौट आती है। डैड, ये स्वॉर्ड मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक और बात चल रही होती है। मुझे इसके लिए सही कल्चरेशन टेक्निक ढूंढनी होगी और इसकी पुरानी फाउंडेशन को डेमोनिक एसेंस में बदलना होगा, क्योंकि डेमन रियलम में सेलेस्टियल रियलम की टेक्निक्स इस्तेमाल करना जरूरत से ज्यादा अटेंशन खींचता है। लेकिन तभी वॉइड के अंदर से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है। मैंने बहुत दूर से 10th टियर स्वॉर्ड की ऑरा महसूस की थी। पहले लगा शायद मेरा अंदाजा गलत है, लेकिन लगता है मैं सही था। हाँ, आज की यात्रा बेकार नहीं गई। यह सुनते ही मेरे दिमाग में एक पुराना नाम उभर आता है, रेवेनेंट सेक्ट, और उसके साथ एक पुरानी याद भी सामने आ जाती है। मैंने इस सेक्ट के हर ग्रैंड एम्परर को अपने हाथों से खत्म किया था, लेकिन मुश्किल से 1000 साल बाद ही उन्होंने फिर से एक ग्रैंड एम्परर पैदा कर लिया। मेरे लिए तो टाइमिंग काफी अच्छी है। जिस पर सामने वाला आदमी घमंड से मुस्कुराता है। ऐसा है क्या? अगर मुझे सही याद है तो कुछ देर पहले भी किसी ने यही बात कही थी, और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उसने अचानक अपनी दोनों भुजाएं क्यों तोड़ लीं और जान बचाकर क्यों भाग गया। यह सुनते ही रेवेनेंट सेक्ट का कल्टीवेटर गुस्से से भर जाता है। तुम मौत को बुला रहे हो। रेवेनेंट सेक्ट बहुत लंबे समय से शांत बैठी है। दुनिया हमारी ताकत भूल चुकी है और आज मैं तुम्हें इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बताऊंगा कि रेवेनेंट सेक्ट फिर से अपने पीक पर लौट आई है। जिस पर मैं मुस्कुराता हूँ। वाह, सिर्फ मेरी सोड ही नहीं चुरानी है, मेरी डायलॉग भी चुराने लगे हो। लगता है रेवेनेंट सेक्ट को अभी कुछ साल और जमीन के नीचे रहना चाहिए। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही अभी तक मुस्कुरा रहा वह कल्टीवेटर अचानक महसूस करता है कि मेरा हाथ उसके गले पर कस चुका है और चाहे जितनी कोशिश कर ले वह छूट नहीं पाता। नहीं, ये नामुमकिन है। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, मजेदार बात यह है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने भी मरने से पहले यही शब्द कहे थे। लगता है तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन बहुत कंसिस्टेंट है। मेरे इतना कहते ही उसके शरीर से भयानक काला धुआं निकलने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर काली राख में बदल जाता है।
यह देखकर रेड ड्रेस वाली लड़की स्तब्ध रह जाती है। वह क्या था? ऐसी डार्क एनर्जी जिसने मिड स्टेज ग्रैंड एम्पोरर को एक ही पल में खत्म कर दिया। लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वापस मोची के पास आ जाता हूँ। मोची, क्या तुम डर गई थी? जिसके जवाब में मोची गर्व से सिर हिलाती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो अभी डैड बहुत कूल लग रहे थे। यह सुनकर मैं अपनी छोटी बेटी को देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, मेरे इस छोटे ट्रेजर में सच में कुछ खास है। आखिर यह मेरी ब्लड लाइन से जो है। लेकिन तभी पूरे आसमान में डरावने स्टॉर्म क्लाउड्स छा जाते हैं और उनके साथ एक गूंजती हुई बुजुर्ग आवाज सुनाई देती है। मेरे सिटी में मारने की हिम्मत किसने की? अगले ही पल एक भारी दबाव